नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 10वीं इतिहास सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। इतिहास में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित। इस वीडियो में हम लोग 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और यह आपका यूरोप में राष्ट्रवाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यूरोप में राष्ट्रवाद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहला वीडियो यूरोप में राष्ट्रवाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला वीडियो में हम लोग टोटल 5 प्रश्न पे डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। तो जो स्टूडेंट पहला वीडियो नहीं देखे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर आप पहला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, समझिएगा कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि जर्मनी का जो राजनीतिक एकीकरण है उसके पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ, इसी के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। तो उत्तर में लिखना है कि 1815 से 48, यानी 1815 से 1848 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। कब हो गई थी पृष्ठभूमि तैयार? 1815 से 48 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। उसके बाद लिखना है कि कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ, रेल लाइनों का प्रसार हुआ और 1834 में प्रशा की पहल पर जोल्बेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई थी? यहाँ से देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो आप इसे याद रखिएगा। 1834 में प्रशा की पहल पर जोल्बेराइन शुल्क संघ की स्थापना हुई। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि जोल्बेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई, तो 1834 में प्रशा की पहल पर। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण से पहले जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हुआ। ठीक है, एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं, समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें से पूछा जा रहा है कि जर्मनी का जो राजनीतिक एकीकरण है उससे पहले जर्मनी का आर्थिक एकीकरण जो हुआ था, एकीकरण कैसे हुआ था, उसी के बारे में लिखना है। तो 1815 से 48 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और कोयला खनिज उद्योग का विकास हुआ और साथ ही रेल लाइनों का भी प्रसार हुआ। उसके बाद 1834 में प्रशा की पहल पर जोल्बेराइन शुल्क संघ की स्थापना भी हो गई थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जर्मनी का जो राजनीतिक एकीकरण है उससे पहले जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हुआ। ठीक है, तो बस इतना ही आपको लिखना है। ये सब प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इतना भी आप लिख दीजिएगा ना, तब फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है कि मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग क्या है? तो उत्तर में लिखना है कि मेटरनिख, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी मेटरनिख होगा, लेकिन यहाँ लिखा गया है गलत। ठीक है, तो माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे लिखिएगा मेटरनिख। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आपसे पूछेगा कि मेटरनिख कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। कब हुई थी मेटरनिख युग की शुरुआत? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का जब अंत हुआ तब जाकर मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोध था। कौन? तो मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था ही और राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोध भी था। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। आपसे पूछेगा कि किस क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई, तो 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति हो गई। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए या अपनी कॉपी पर लिखकर इसे याद कर लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कि मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वाक्यों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाक्यों है, यहाँ पर क्यों विख्यात होगा। ठीक है, तो मेटरनिख कौन था?
इसके बारे में तो इसके पहले नंबर 7 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा हम जान लिए थे कि मेटरनिख कौन था। और इसमें पूछा गया कि यूरोपीय इतिहास में मेटरनिख को विख्यात कहा गया है। तो क्यों कहा गया है विख्यात, इसी के बारे में आपको बताना है। विख्यात मैंने तो समझ ही रहे होंगे कि विख्यात किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर में लिखिएगा कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ये तो उसमें हम पढ़े थे। वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोध एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। तो ये परिचय हो गया मेटरनिख का कि मेटरनिख कौन था, ठीक है। उसके बाद उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। जो यूरोप में व्यवस्था जो स्थापित किया था मेटरनिख, तो उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात हो गया। कौन हो गया, तो मेटरनिख हो गया, ठीक है। तो क्या क्या आपको लिखना है कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोध एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण मेटरनिख जो है यूरोपीय इतिहास में विख्यात है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिख देना है, ऐसे प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। चलिए काफ़ी आसान है, आप याद रखिएगा, 4 लाइन का तो है यार, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करा है कि इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका का उल्लेख करे अथवा काबुल का संक्षिप्त परिचय दे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तर में चलिए लिखते हैं। उत्तर में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए होगा, ठीक है। काबुल को इटली में एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। चलिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि काबुल को इटली में एकीकरण का क्या कहा जाता है, जो राजनीतिज्ञ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 1850 में वह यानी कौन, तो काबुल, ठीक है, वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। आपसे पूछेगा कि सार्डिनिया के राजा विक्टर मैनुअल का जो मंत्री है वो काबुल कब बना, तो 1850 में बना, और प्रधानमंत्री कब, तो 1852 में बना, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की, ठीक है। किसने, ये काबुल ने, ठीक है। काबुल ने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। तेरी सब शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया और 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल ने लोम्बार्डी पर अधिकार लिया। अब देखिए यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर किसने पराजित किया, तो काबुल ने। अब डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि लोम्बार्डिया पर अधिकार कर लिया कब, काबुल ने लोम्बार्डिया पर अधिकार कब कर लिया, 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित करके, ठीक है। तो यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से यही तो फायदा होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो है तैयारी होते चलता है। जैसे कि हम हर एक वीडियो में आपको बताते रहें कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आप इसे याद रखिएगा, तो आप उसे याद रखिएगा, क्योंकि इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ रहा है ना, वो सब एकदम प्योर ऑब्जेक्टिव, जिसको बोलते हैं ना कि कहीं गलती आपको नहीं मिलेगा। जिससे बहुत सा ऐसा बुक है टारगेट वगैरह का होगा ना, उसमें देखिएगा तो कुछ गलत भी प्रश्न रहते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव की तैयारी कीजिएगा ना तो उससे गलत ऑब्जेक्टिव याद ही नहीं होगा। सब्जेक्टिव ही जो है ओरिजिनल माने कि जिसको बोलते हैं ना कि सही ऑब्जेक्टिव, एकदम सही ऑब्जेक्टिव याद होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव भी पढ़िए, ठीक है। अभी भी ध्यान दीजिए, भी बहुत समय है आप लोग के पास एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं आपको बताना है, 4-5 आपको लिख देना है। उत्तर में लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। कौन कौन थी, अब उसके बारे में आपको लिख देना है। तो चलिए 5 हम यहाँ पे बताए हैं, आपको अभी 5 लिखना है एग्जाम में। पहला है कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। जर्मनी के एकीकरण की जो प्रमुख बाधाएं थे उसमें पहला है लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। दूसरा है किन राज्यों में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, ठीक है, ये दूसरा हो गया विशेषताएं। तीसरा है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। चौथा है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। और पांचवा है मीटरनिख प्रतिक्रियावादी
नीति। यह हो गया जर्मनी के एकीकरण का कुछ प्रमुख बाधाएं। ठीक है, तो आपको ये 5 याद रखना है। यदि एग्जाम या क्वेश्चन पूछेगा जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो आपको यहाँ पे सबसे हेडिंग में लिख देना कि जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थे। उसके बाद यह 5 को आपको लिख देना है। ठीक है, फुल मार्क्स आपको दे दिया जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन आपको 10 हो गया, 5 पहले वीडियो में और 5 इसमें मिला के 10 क्वेश्चन हो गया। और 10 से 12 क्वेश्चन और बच रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसे भी हम 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आएगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको वीडियो में सही नहीं रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसके लिए आपको PDF मिल जाएगा एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे जाके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तैयारी कर लीजिएगा।